नमस्कार, मैं आशुतोष आईआईएमसी से। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद रमेश बिधूरी जी से। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आप सर पहले वकालत के पेशे में थे। वकालत से सर आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? नहीं, वकालत में प्रोफेशनल वकालत में नहीं हूँ, लॉ की हुई है केवल, मैंने प्रैक्टिस नहीं करता मैं। ओके सर। जब मैं सर उधर से आ रहा था तो कई लोग का कहना था कि सर आप एक एक रात में 40-40 शादियाँ अटेंड कर लेते हैं, सभी लोगों के कार्यकर्ताओं के इसमें जाते हैं। लेकिन सर उनका कहना है कि सर क्षेत्र में और आपकी संसद में भी जो उपस्थिति वो 91% है। आपका क्षेत्र में क्या उपस्थिति है? क्षेत्र में तो क्षेत्र के लोग ज़्यादा बताएंगे। कोई पॉलिटिकल आदमी ये थोड़ी कहेगा मेरी क्षेत्र में उपस्थिति नहीं है, वो तो क्षेत्र के लोग ज़्यादा बताएंगे। लेकिन मेरा प्रयास होता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने काम करने हैं, तो उस विचारधारा को लेकर हम काम करने वाले लोग हैं, इसलिए क्षेत्र में हमारी 100% उपस्थिति रहती है। बिल्कुल सर। सर, इधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम है जिसमें आपकी पार्टी 4 राज्यों में जीत दर्ज की है। तो सर 2014 लोकसभा चुनाव के लिए आप लोगों की आपकी पार्टी की रणनीति क्या है? 2024 जी सर, 2024 की कोई रणनीति नहीं है। देश के लोगों ने मोदी जी को स्वीकारा है और मोदी जी पर लोगों का भरोसा है। और मोदी जी ने 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम करेगी। तो पिछले 7.5 साल में मोदी जी ने लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति के काम किए हैं और अब लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं उनके लिए वो विजन बनाकर काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में 4 हमने जो चुनाव जीते हैं मोदी जी की लीडरशिप में जीते गए हैं और मोदी जी की ही लोकप्रियता के कारण से कि देश के लोगों को मोदी जी पर भरोसा है। अब सर, मेरा अगला सवाल है कि कांग्रेस की जो G20 की मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग चल रही है। तो सर आप अपने विपक्ष के तौर पर 2024 में इनको किस प्रकार देखते हैं? आप एक कैसी चुनौती रहेगी आपके लिए? देखो, हमें उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। G23 है वो, और G23 हो या विद सोनिया गांधी जी हों, कांग्रेस को जनमानस ने नकार दिया है, कांग्रेस को ही नकार दिया जनमानस में। तो इसलिए वो कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे कुछ चीज़ें जो इतिहास के पन्नों में दफन कर दी गई थी और देश को, लोगों को, देशवासियों को सच्चाई से रूबरू नहीं कराया गया था। एक तरफ का ही केवल फेस लोगों के सामने रखा, दूसरा पक्ष नहीं रखा था। मोदी जी के राज में आने के बाद दूसरी भी जो हिडन एजेंडा था कांग्रेस का उसको भी सामने लाया गया, तो देश के लोगों को कांग्रेस से नफरत हो गई। सर, लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी तीनों में अलग अलग वहाँ पे सत्ताएं हैं और सत्ता पे अलग अलग पार्टी काबिज हैं। तो लोगों का कहना ये है कि आप लोगों ने ये जो अभी कैबिनेट से बिल पारित हुआ है कि तीनों नगर निगम को एक करने का, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, बीजेपी हार के डर से तब करती तब बीजेपी कहीं आम आदमी पार्टी से लूज़ कर जाती। 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, हर जगह आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। 70 की 70 सीटों पर उत्तराखंड में जमानत जब्त हुई, 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की। गोवा में आम आदमी पार्टी बहुत सपने सजोरे 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। मिजोरम में वहाँ आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। पंजाब का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, आम आदमी पार्टी का, वो अकाली और कांग्रेस का दोनों की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ इनको मिला है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी पंजाब में बहुत ज़्यादा विस्तार भाजपा का नहीं था, अकालियों के साथ सहयोगी के रूप में हम काम करते थे। अब आने वाले टाइम में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। तो इसीलिए केजरीवाल हमेशा ऐसी भाषा बोलते हैं कि लोग उसके एजेंडे को फॉलो करें। वो भी चाहता है भारतीय जनता पार्टी उसके एजेंडे को फॉलो करके उसको सफाई देती रहे। तो केजरीवाल को और जनमानस को समझना चाहिए कि केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई भय नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी के फॉलोवर हैं वो केजरीवाल को देश के 125 करोड़ लोग समझ भी चुके हैं। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि आप जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, और सर देश में जो है लोगों का कहना है कि तेल और ये पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो सर इसमें आपका क्या कारण है, मुख्य कारण, और आगे इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जनता को इससे ज़्यादा मतलब कठिनाई का सामना ना करना पड़े? देखो, ये जवाब जनता के लिए तो नहीं हो सकता, जनता को तो इसे कोई लेने देने नहीं है। जनता को तो चाहिए कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो और सब चीज़ हमारे कंट्रोल में रहे। बट अगर इकोनॉमी की तरफ आप जाएंगे तो अगर चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो मात्र तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं,
और या तो ये हो कि तेल के दाम उससे पहले कभी 20 साल तक बढ़े नहीं थे, केवल मोदी जी के नेतृत्व में बढ़े हैं। जब मोदी जी सरकार में, जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ी थी, तो देश में पेट्रोल की कीमत थी 36 रुपये 37 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल की। और जब मोदी जी ने चार्ज संभाला तो पेट्रोल की कीमत थी 78 रुपये लीटर। तो 36 से 78 10 साल में हुए मनमोहन सिंह के कांग्रेस के यूपी के शासन में, डबल से भी ज़्यादा। मोदी जी के शासन में तो 78 से 100, वो डबल तो बहुत बड़ी बात है, उसके हाफ भी नहीं हो पाए, 30% भी राइज नहीं हुआ है। दूसरा, तेल ऐसी चीज़ है कि भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर हम केवल 18 से 20% पर निर्भर हैं। 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं हम लोग। अब प्रयास किया जा रहा है इथेनॉल के माध्यम से और तेल और पेट्रोल डीजल में इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से, कि तेल और डीजल की खपत कम हो और भारत आने वाले 5 साल में, जो मोदी जी का विज़न है जिसमें काम कर रहे हैं, वो आने वाले 5 साल में शायद डीजल तेल का खपत 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसकी तरफ भारत देश जा रहा है। और ये पेट्रोल डीजल का जो इशू बनाते हैं विपक्ष के लोग और जो चर्चा का विषय लोग बनाते हैं, उनसे ये सवाल भी पूछना चाहिए कि यूपीए जब 2003 में अटल जी की सरकार के बाद 4 में आई थी, तब तेल की कीमत क्या थी, और जब यूपीए छोड़ के गई थी तब तेल की कीमत क्या थी। तो तब इतनी तेज़ी से क्यों बढ़े थे? क्योंकि कांग्रेस ने जहाँ से हम तेल लाते हैं इन कंट्रियों से, चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए बॉन्ड कांग्रेस ने वहाँ पर उन लोगों के ले लिए। उनका 10 साल का कर्जा भी चुकाना था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फॉर्म के आधार पर हम अगर सारी टर्म्स कंडीशन पूरी दुनिया की पूरी नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई देश हम पे विश्वास भी नहीं करेगा। वो ऋण भी चुकाना था जो यूपीए का पाप था। इसके कारण से भी तेल की कीमत, उन पे टैक्स और तेल की कीमत जो बड़ी रखी गई है, वो उनके कर्जे को भी 10 साल के को चुकाना, वो आम आदमी तक बातें साथ नहीं जाती है। इसके कारण से लोगों को महसूस हो रहा है। सर, जब आपके संसदीय क्षेत्र के आया नगर क्षेत्र में मैं गया, एक्चुअली हमारे वहाँ रिलेटिव भी रहते हैं, तो वहाँ पे एक संडे मार्केट है। वहाँ के लोगों से जब मैंने बात की, हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ आपने एक स्कूल भी बनवाया है, ये सब तो उन्होंने तारीफ़ की, कुछ चीज़ें की तारीफ़ की, लेकिन उनका ये कहना है कि आप एक तो उधर क्षेत्र में, उनका कहना था कि उपस्थिति कम आप आते हैं, और दूसरा कहना था कि वहाँ पे जो जैसे रोड और सीवेज का है, वो संडे मार्केट में नाला भरा हुआ रहता है। तो उनका कहना है कि कभी वो आम आदमी वाली पार्टी कहते हैं कि बीजेपी ने नगर निगम का काम है, नगर निगम कहती है कि केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार। तो इस पर आपको क्या कहना है, क्योंकि जनता तो कठिनाई में है सर, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखो, पॉलिटिकल लोगों की पिछले 70 साल के राजनीतिक जीवन में क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। आप पत्रकारिता के छात्र हैं, अभी छात्र हैं, पत्रकार नहीं बने। ये लोकतंत्र में, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ कहे गए हैं, तो पत्रकारिता इज ऑल्सो वन ऑफ देम, है ना। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेट्स और उसके बाद न्यायपालिका, लोकपालिका, ये 4 हैं। आपका भी उतना ही दायित्व बनता है। तो लोगों को जानकारी नहीं होती बेचारों को, ये जानकारी आपको देनी चाहिए कि हर जगह हर चीज़ के सबके काम बटे हुए हैं। जो नाले बनाना है, सड़क बनाना है, ये राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार के अलग फंड एलोकेट है, 68,000 करोड़ रुपये। ये सब उनके काम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम नहीं है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ज्यूरिडिक्शंस के अंडर भी नहीं आता, चाहकर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो एमपी का फंड होता है वो नए प्रोजेक्ट में लगता है, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, इसमें नहीं लगता एमपी का फंड। ये गाइडलाइंस बनी हुई है देश के कानून में, संविधान में तय हैं सब चीज़ों के। आम नागरिक इसको नहीं जमता। आम नागरिक तो कहता है कि एमपी एमएलए से ऊपर है तो शायद ये करा सकता होगा, वो ये मान लेते हैं। लेकिन ये नाला बनना, नाला साफ़ होना, सड़क बननी, वहाँ पर कांग्रेस का पार्षद है, उसकी ड्यूटी उसको करना चाहिए। उसके बावजूद भी पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं बताया, जानकारी लेना। मैं फिर भी महीने 2 महीने में अधिकारियों को लेकर इंस्पेक्शन करता हूँ, उनको साफ कराता हूँ सब उनकी चीज़ों को जी। और 39 वार्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलाके में आते हैं। अगर एक दिन में एक बार भी जाएंगे तो आपका नंबर 39 दिन में आएगा जी, और बीच में छुट्टी भी, पार्लियामेंट भी, तो 2 महीने में भी एक चक्कर एक वार्ड में अगर सांसद का लग जाए। लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो हर 15 दिन में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे फेसबुक पर जाएंगे, उसमें मैं सारी फ़ोटो लोड करता हूँ। उसमें आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं 10 या 15 दिन में हम हर वार्ड में उपस्थित रहते हैं सारे के सारे। तो जनमानस को ये जानकारी नहीं है, ये एमएलए के काम है, केजरीवाल सरकार के काम है। न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने, संविधान लॉ मेकर का काम लोकसभा के सदस्य का होता है, क्षेत्र की समस्या को उठाना होता है। उसमें आप जैसे कहा है 91 मेरी प्रेजेंट रही है वहाँ लोकसभा के अंदर, तो मेरा वहाँ पर बिजनेस भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी सत्र ऐसा नहीं होता जिस सत्र के अंदर मैं क्षेत्र की समस्या को 0 ओवर के अंदर, 377 के अंदर ना उठाता हूँ, या क्वेश्चन उस विषय पे ना लगा सकता हूँ। तो केवल सरकार को आगाह करने के लिए हमारा काम है, और हम पार्लियामेंट में बात उठा सकते हैं, पर उसकी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राज्य सरकार के पास है, केजरीवाल के पास है।
बिल्कुल सर, चूंकि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ तो मेरा दायित्व यही है कि आपकी बातों को जनता तक पहुँचाना, क्योंकि जनता से मेरी कनेक्टिविटी दूसरे तरह की होगी, लेकिन मुख्य रूप से आपके द्वारा हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। दूसरा सर, आप जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आपने 2019 में जो शपथ लिया था वो संस्कृत में लिया था सर, और संस्कृत हमारी देव भाषा भी कही जाती है सर। तो उसके विज़न के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए सर आपने क्या क्या सवाल उठाए हैं, या आपके पास क्या विज़न है कि हमारा संस्कृत और डेवलप हो, संस्कृत भाषा? ये मेरी ही सोच नहीं है, उस विचारधारा की सोच है जिस विचारधारा को लेकर मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमारी संस्कृति को विलुप्त करने का प्रयास समय समय पर हुआ है। भारत की संस्कृति, सनातन जो संस्कृति है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने समय मुगलों आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसको विलुप्त करने का प्रयास किया। तो हम अगर संस्कृति में बोलेंगे, और संस्कृति ही देश की हमारी जितनी भी 18, 20, 19 भाषा जो आम रूप में बोली जाती है, 30 से 35 भाषा, सबकी जननी संस्कृत है, सबकी माँ है। और इसीलिए जो नींव का पत्थर होता है, ज़मीन जो होती है, जो अपने इतिहास को भुला दिया जाता है, वो चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए वो विलुप्त ना हो, संस्कृत में मैं अगर शपथ ले रहा हूँ तो हमारी आने वाली जनरेशन सीखे कि संस्कृत क्या है। और प्राइवेट मेंबर बिल में हमने क्वेश्चन लगाया हुआ है, उसमें एक्सेप्ट भी किया है पार्लियामेंट में कि 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की जो शिक्षा है, उसमें जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर गीता अनिवार्य की जानी चाहिए, जिससे लोग अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने मूल्यों के दायित्वों को, जिम्मेवारियों को भी समझें कि मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है। मनुष्य का निर्माण हमें ये किसने सिखाया है? मनुष्य का जीवन आगे बढ़ते हुए मानव जो मनुष्यता के रूप में काम करे, वो हम गीता से सीख सकते हैं। वो प्राइवेट मेंबर बिल में मैंने पिछली बार भी डाला, इस बार भी डाला, दोनों बार एक्सेप्ट भी हुआ है। उस पर जब भी सदन में टाइम मिलेगा चर्चा भी होगी। गीता कंपलसरी, और मुझे खुशी इस बात की है कि गुजरात सरकार ने गीता को अपने यहाँ पाठ्यक्रम में कंपलसरी कर दिया है। उत्तराखंड भी करने जा रहा है धीरे धीरे, और मध्य प्रदेश भी गीता को कंपलसरी करने जा रही है। तो जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो मेरी अपनी क्या है, आइडियोलॉजी नहीं, एक विचारधारा को लेकर, हम राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर काम करने वाले लोग हैं। तो हमारी विचारधारा है, मैंने लोकसभा में ये मांग रखी है कि गीता कंपलसरी होनी चाहिए बच्चों के पाठ्यक्रम में, जो मूल्यों पर आधारित रहकर अपने जीवन को जी सकें वो लोग। तो देखो, वही विचार मध्य प्रदेश सरकार ने भी लागू किया, गुजरात सरकार ने भी लागू किया, भाजपा नीति सरकार उनको सब लागू करने जा रही है। तो कोई मेरे कहने से थोड़ी कर रही है, उनका और हमारा विचार एक जैसा है। सर, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मुझे पता चला कि आपने एक माटी कला जो गांव है उसको गोद लिया है, और उसमें आपने कुछ विकास के काम करवाए हैं। एक दो से हम लोग जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, ये तो ठीक है सर। लेकिन आप ये चीज़ तो देख रहे होंगे कि सर हमारे देश में, जहाँ मैं बिहार से आता हूँ सर, वहाँ पे इस प्रकार की कोई इनिशिएटिव लिया नहीं जाता है सर। तो आप इस मॉडल को सर कैसे, अगर आप चाहें तो कैसे इस मॉडल को आप आगे लागू करवा सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में ही, दूसरे गाँव को गोद लेके, या फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से ये मॉडल लागू हो सकता है और जगह? देखो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को कहा कि हम सब लोग बिल्कुल इंटीरियर, रूरल, कोई जो भी गांव है उसको हम एडॉप्ट करें, गोद लें, और वहाँ पर सारी जो मूलभूत समस्याएं उनको निवारण करते हुए उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। भाटी वो गांव है, भाटी गांव को हमने टेक ओवर तो किया, लेकिन राज्य सरकार ना होने के कारण से, जैसे हम स्कूल की लैंड लेने में 3 साल मुझे लग गए निधि केजरीवाल ने, अब वहाँ कॉलेज हमने मंजूर करा दिया, आज भी उसकी डिमार्केशन करने में आनाकानी राज्य सरकार करती रहती है। तो उसके बावजूद भी बार बार इंस्पेक्शन करते हुए उस गांव में जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, वरना उस गांव में सड़कें नहीं थी प्रॉपर वे में, पानी गंदे की निकासी नहीं थी, पीने के पानी की समस्या थी उस गांव के अंदर जो भी है। वहाँ पर स्कूल की हालत बड़ी ख़राब थी उस गाँव के अंदर। वहाँ पर एक पॉन्ड का रिवाइव करना है, वो बाढ़ नियंत्रण विभाग ने करना है, नहीं कर पा रहे हैं। बार बार 20 इंस्पेक्शन मैंने डीएम को जाग लेके किए, वो दिल्ली सरकार के। तो जो केजरीवाल की सरकार है वो राजनीति से प्रेरित होकर जो काम करती है, बायस्ड होकर, उसके कारण से वहाँ डेवलपमेंट रुक गया। लेकिन वहाँ एटीएम, वहाँ पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर की जगह अलॉट करा दी हम लोगों ने। तो उनको लंबा समय लगे क्योंकि राज्य सरकार ने ज़मीन देनी थी, रूरल विलेज था वो, राज्य सरकार के पास ज़मीन थी। लेकिन फिर भी वो जितना काम होना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ उतना काम नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की अपेक्षा से ज़्यादा काम हुआ है, वो ये गाँव के लोग मानते हैं इस बात को लेकर। क्योंकि सर पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी चलती है सर कि अगर आपने काम नहीं किया तो जनता की उम्मीदें
ऐसे भी कम रहती है, लेकिन जब आप कुछ काम करते हैं और जनता की उम्मीदें जब बढ़ती है तो जनप्रतिनिधियों के लिए मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मुश्किल है कि आपसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में? आप, क्योंकि अभी मैं जब ऑफिस में आपके ऑफिस में बैठ के बात कर रहा था या सुबह भी, तो पता चला आप सर 18-19 घंटे काम करते हैं, मतलब आप 5-6 घंटे ही सोते हैं। तो ये इस बिजी शेड्यूल में आप कैसे ये समाज सेवा कैसे कर पाते हैं सर? नहीं, 19 घंटे तो अगर काम नहीं करते हम, पर हाँ 17 घंटे हम जरूर काम करते हैं। 17 घंटे मेरी दिनचर्या में होता है। 1 घंटा पूजा पाठ में निकलता है और 5-5.5 घंटे की मैं नींद भी लेता हूँ। 5.5, 6 घंटे की नींद भी लेता हूँ। वो स्वस्थ रहने के लिए वो भी ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, हमारी लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी है, फिक्स है। लोगों को ये कह के हम आए हैं कि हम कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा, कैसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी अगर इस चीज़ को हम जिम्मेवारी के साथ में नहीं लेंगे। तो ये हमारी विचारधारा है, केवल मेरी नहीं है, हमारी पार्टी की विचारधारा है। और जो लोग हैं वो इस बात को मानते भी हैं, इस बात को कहते भी हैं। इसीलिए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रवास करता हूँ कि लोगों को कनॉट प्लेस एरिया में आने में टाइम लगेगा, ढूंढने में टाइम लगेगा, सबके पास स्कूटर नहीं है, सबके पास अपने वाहन नहीं है। तो लोगों की समस्याओं के लिए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति का जो PM साहब का विज़न है वो तभी पूरा होगा जब लोगों के बीच में रहकर हम काम करेंगे जी। इसीलिए इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी। आपने सर हमारे सवालों का बड़े ही साफगोई से जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।